दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वो शाम जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक थी। घने जंगल से सटा एक विशाल समुद्र और दूर तक फैला हुआ उसका खूबसूरत किनारा सूरज ढलने को था। वो आधा ऊपर आसमान में तो आधा समुद्र में दिखाई दे रहा था और उसकी हल्की लाल रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। और उसके किनारे पर खड़ा था एक लड़का। उसके बड़े लंबे बाल हल्की हवा के झोंके में हिल रहे थे। समुद्र की ठंडी लहरें आती उसके पैरों से टकरा कर वापस लौट जाती थी। सेविन, रिया ने आवाज़ लगाई। वो एक लंबी खूबसूरत सफ़ेद ड्रेस में बहुत प्यारी और खुश दिख रही थी। सेविन ने पलट कर देखा तो रिया को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। रिया, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, वो खुशी से बोला। रिया झूमते उसके पास पहुँची और उसके गले से लिपट गई। हाँ बोलो क्या? रिया ने प्यार से उसकी आंखों में देखने के लिए सर उठाया, मगर उसने जो देखा उसे देखकर वो झटक कर 2 कदम पीछे हो गई। करण, सेवन कहाँ है? उससे हैरानी से कहा। सेवन? कौन सेवन? मैं हूँ रिया, करण तुम्हारा हस्बैंड। करण ने मुस्कुराते हुए हैरानी दिखाई। नहीं, वो बड़बड़ाते अपने कमरे में उठकर बैठ गई। उसके माथे पर पसीना था और आंखें डर में फैली हुई थी, जैसे कोई अनचाही चीज़ देख ली हो। सेवन को आखिरी बार देखे उसे हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन ऐसी कोई रात नहीं गुजरी थी जब उसने उसे ख्वाब में ना देखा हो। हर रोज़ उसे एक ही ख्वाब आता और वो डर कर उठ जाती, जैसे उसके दिल में एक कसक सी हो। वो दिन में कितनी ही बार अफसोस करती और घंटों बैठी कोनों में ताकती रहती। एक उदासी उसके होठों पर जारी थी। वो जानती थी कि सेवन अब कभी उससे मिलने नहीं आएगा। अब तो शायद सेवन को हमेशा बचाने का अपना वादा भी याद ना हो, और वो भूले भी क्यों ना। उसने ही तो बोला था उसे अपने हाल पर छोड़ने के लिए, उसकी ज़िंदगी से जाने के लिए। तो फिर से वही ख्वाब? काजल ने पूछा और कॉफ़ी का कप उसके आगे खिसका दिया। वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप पे बैठे हुए थे और यह एक हल्की फुल्की आउटिंग थी जिसका आइडिया काजल ने दिया था ताकि रिया का थोड़ा मूड ठीक हो सके। बिल्कुल वही, हर रोज़ कुछ समझ नहीं आता, रिया ने उलझन में देखते हुए उदासी से कहा और कॉफ़ी का कप उठाकर होठों से लगा लिया। तुम जाते सेवन के पास हो और वो तब्दील होकर करण बन जाता है, काजल ने 5वीं बार दोहराया और तुक्का भिड़ाने की कोशिश की। इसका मतलब साफ है जो तुम सेवन को चाहने लगी थी। रिया ने कप के उठते ऊपर से काजल को घूरा। वो गलत था और करण ही तुम्हारे लिए राइट चॉइस है, लेकिन उसे देखकर हमेशा मैं डर जाती हूँ। रिया ने दूर देखते हुए कहा, मानो जैसे ख्वाब में झांक कर देख रही हो। फिर तेजी से आगे जोड़ा, खैर छोड़े यह सब, इस सब का कोई मतलब नहीं। कुछ दिन में खुद खत्म हो जाएंगे। रिया, तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो लेकिन खुद से नहीं। काजल ने दिल की बात बोलनी चाहिए। तुम सेवन को चाहती हो और काजल प्लीज़। रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया, जैसे इस बारे में वो कोई बात नहीं करना चाहती हो। और कुछ देर ठहरने के बाद वो सोचते हुए बोली, वो जब जा रहा था तो उसने आखिरी बार मुझे पलट कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो कहना चाहता हो कि तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए था। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। एंड आई स्लैप हिम, वो रो पड़ी। इट्स ओके रिया। काजल ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो कुछ पल बाद उसने खुद को संभालते हुए नकली मुस्कान होठों पर बिखेरी। अगर तुम्हें वो बेगुनाह लगता है तो उससे बात क्यों नहीं करती? लेट गिव हिम अ चांस। नहीं काजल, उसने कहा और मजबूत दिखने की कोशिश की। मैं अपने दोस्तों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। कहीं करण को कुछ हो जाता या वो कभी विवेक पर हमला कर दे या तुम पर। रिया ने सवालिया नज़रों से काजल को देखते हुए कहा, तुम सही हो, पर ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती मेरी जान। काजल ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसका गाल थपथपाया। करण तुम्हें बहुत चाहता है, उसको एक मौका देकर देखो, उसने आगे खुश होते हुए कहा, ताकि रिया मूव ऑन कर सके। हाँ, करण मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरी फ़िक्र करता है। लेकिन रिया ने कॉफ़ी के कप में झांकते हुए कहा, लेकिन इस बारे में मैं कुछ और सोचना नहीं चाहती। तभी रिया के फ़ोन पर मैसेज की टोन बजी तो उसने आलस में उठाकर देखा। किसका मैसेज है? काजल ने पूछा और कॉफ़ी का कप खाली करते हुए टेबल पर रख दिया। करण डिनर के लिए फोर्स कर रहा है, रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। तो हाँ कह दो, काजल ने तुरंत फैसला सुनाया। कम ऑन रिया प्लीज़। उसने जिद की तो रिया ने ओके में रिप्लाई कर दिया। अगर वो खोई खोई ना होती तो इतनी खूबसूरत शाम को याद रखना चाहती।
उस आलीशान होटल में चारों तरफ खूबसूरती जैसी बिखरी पड़ी थी। माहौल कैंडल्स की हल्की रोशनी में डूबा हुआ था, जबकि एक तरफ 5 से 6 लोगों की टीम हल्की आवाज़ में म्यूजिक बजा रही थी। करण ब्लैक में बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि मूड ठीक ना होने की वजह से रिया नॉर्मल सी ड्रेस पहनी थी, हालांकि वो उसमें भी खूबसूरत दिख रही थी। तो अब तुम कैसे हो? आई मीन तुम्हारी चोट? रिया ने करण से पूछा और टेबल पर फैली हुई तमाम तरह की खाने की डिशेज को देखकर भौवें से कोड़ी। इतना खाना कौन खाएगा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिवाय दिल में हल्के दर्द के। करण ने खाने के सवाल को इग्नोर करते हुए शरारत से कहा, और उसका इलाज सिर्फ तुम कर सकती हो। रिया ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर खामोशी से टेबल को घूरने लगी। उसके चेहरे पर हल्की लाली दिखी। इट्स ओके रिया, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम अपना टाइम ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं। करण ने उसे असहज देखकर तुरंत आगे, वैसे तुमने आगे के लिए हाँ कहा, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। जवाब में रिया हल्के से मुस्कुरा दी। तभी करण के फ़ोन की रिंग बजी और वो एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ 1-2 टेबल दूर खड़ा होकर बातें करने लगा, और रिया उससे बातें करते हुए निहारने लगी। वो स्वभाव से कितना अच्छा था, और दिल का भी, और कितनी बड़ी पोस्ट पर, और कितना हैंडसम। सही मायनों में वो एक परफेक्ट मैन था, बिल्कुल वैसा जैसा रिया कभी सोच सकती थी। लेकिन फिर भी वो उसे प्यार नहीं कर सकती थी, क्योंकि करण ने उसके कंधों आंखों के सामने हाथ घुमाया तो वो अचानक अपनी सोच के समुंदर से बाहर निकली और हल्की मुस्कान के साथ उसको देखा। कहाँ खो गई थी? मैं ज़रा वॉशरूम जा रहा हूँ, गिव मी 5 मिनट्स प्लीज़। जवाब में रिया ने ओके में सिर हिलाया और वो चला गया। करण को गए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और वो अकेली वहाँ बैठी बोर हो रही थी। अचानक वो सोचकर खड़ी हुई और इधर उधर देखती हुई घूमने लगी। जब वो वॉशरूम वाली गैलरी में मुड़ी तो एकदम से वापस आकर कोने पर दीवार से सट कर खड़ी हो गई। उसने कोने पर रखे गमले के ऊपर से झांका तो पाया कि करण उससे लगभग 10 फीट की दूरी पर खड़ा किसी व्यक्ति से बातें कर रहा है। वो आदमी भी सूट बूट में था और सीबीआई का ही कोई अधिकारी लगता था, लेकिन वो करण से इस तरह बात कर रहा था मानो उससे नीची पोस्ट पर और चापलूसी कर रहा हो। एक पल को तो रिया को टकुरा की याद आ गई। रिया ने कान लगाने की कोशिश की तो उनकी आवाज़ें हल्की आ रही थी। अनजान व्यक्ति, तो क्या सर यह मामला एक दूसरे से टकराएगा नहीं? करण, नहीं, मैंने चाल इस तरह से चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसकी आवाज़ में चालाकी सुनाई दी। अनजान व्यक्ति, मगर सर आप उसे जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं? वो क्या नाम है उसका? उसने उलझन में लगा। करण, शेविन नाम है उस बज्जात का। रिया की आंखें हैरानी में फैल गई। उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। लेकिन मैंने उसके लिए कुछ और सोच रखा है तन्मय। अनजान व्यक्ति, लेकिन सर आप उसे मार क्यों नहीं देते? करण, एक बार मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन रिया पागल सी हो गई थी और एक पागल लड़की मेरे लिए बेकार थी, तो इसलिए मैंने पहले उसे रिया की ज़िंदगी से दूर फेंका और अब मैं उसे मार सकता हूँ, या यूँ कहूँ कि वो मर चुका होगा। एक पूरी टीम और कुछ भेड़िए उसके पीछे हैं। रिया ने अपने हाथ मुंह पर कस लिए ताकि चीख ना निकल सके। अनजान व्यक्ति, वाह सर, वो व्यक्ति ने चापलूसी में खी करी तो करण भी मुस्कुराया, लेकिन बिल्कुल उस जैसा भेड़िया आपको मिला कैसे? और मैं हैरान हूँ कि वो लड़की भी उसे ना पहचान सकी। करण, आरा उसके लिए मुझे आरा ने हाथ मिलाना पड़ा। आरा से शेविन की तस्वीर मैंने उसको दी थी ताकि हूबहू उसके जैसा भेड़िया मुझे मिल सके। और रहा सवाल पहचानने का, तो जब एक जैसे और एक रंग के कुत्ते सामने हो तो पहचानना ज़रा मुश्किल होता है। वो अपनी चालाकी पर हंसा। अनजान व्यक्ति, लेकिन सर, उसने उलझन में सिर खुजलाया, आप क्लीन सिटी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो फिर आरा से डील कैसे? मेरा मतलब सीबीआई तो सभी भेड़ियों को जंगल से साफ करना चाहती है। करण, तुम अपना दिमाग जरा कम लगाओ। और जैसे गुस्से में दिखा, एक बार शेविन की लाश मेरे कदमों में आ जाए तो रिया भी मेरी होगी और जंगल की सारी गंदगी भी साफ, फिर कोई डील नहीं। रिया ने कोने में से झाँका तो उसकी आंखें चमक थी। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। रिया की आंखों में आंसू और डर साफ छलक रहा था। वो तुरंत होटल से लगभग दौड़ते हुए बाहर निकली और कांपते हाथों से फ़ोन निकालकर काजल को लगा दी। 1-2 रिंग के बाद उधर से हेलो की आवाज़ सुनाई दी तो लड़खड़ाते लफ्ज़ों से वो बोली, काजल, शेविन वो बेगुनाह है, प्लीज़ कहाँ हो?
आई वॉन्ट यू राइट हेयर राइट नाउ। वो बेड पर लेटी हुई छत को लगातार घूरे जा रही थी, मानो जैसे उस रात का गुजरता एक एक कतरा उसे किसी साल के बराबर लग रहा हो। वो बस उस भयानक जंगल में जाने को बेताब थी, जहाँ तमाम नाउम्मीदी के बीच एक उम्मीद बाकी थी कि शेवन अभी जिंदा होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, चाहे करण के कितने ही आदमी या आरा की पूरी फौज ही क्यों ना उसके पीछे हो, बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। रात के 2 बजे थे और रिया काजल के घर रुकी हुई थी। उसने रात में ही जंगल जाने की बहुत जिद की, लेकिन काजल और विवेक के समझाने पर वो सुबह तक रुकने के लिए तैयार हो गई। करण ने कई कॉल और मैसेज आए, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो यह भी नहीं जानता था कि रिया वहाँ से अचानक क्यों चली गई। काजल और विवेक दोनों ही करण का यह रूप देखकर हैरान थे। काजल बार बार कहती और वो कितना शरीफ सीधा दिखता था, धोखेबाज कहीं का। और विवेक का मूड तो और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। वो लॉबी में चक्कर लगाता और गुस्से में ना जाने क्या क्या बुदबुदाता। रिया जानती थी कि उसने हजारों गालियाँ करण को निकाली होगी। अगली सुबह वो तीनों आखिरकार जंगल जाने के लिए निकले। काजल और विवेक दूसरी बार उस जंगल जा रहे थे और दोनों ही बार उन पर भेड़ियों का हमला हुआ था या होने वाला था, लेकिन ऐसा पहली बार था कि खतरा जानते हुए भी वो बिना डरे या हिचकिचाए जंगल जाने के लिए तैयार थे। वजह थी वो तीनों विवेक की नई गाड़ी से घने जंगल में दाखिल हो गए। रिया जानती थी कि शेवन कहाँ मिलेगा, तो पहले उसने उसके घर जाने का फैसला किया और गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से धीरे धीरे गुजरते हुए मंजिल की ओर बढ़ने लगी। तो यही था सीबीआई का क्लीन सिटी प्रोजेक्ट। मतलब वो मानो भेड़ियों को जंगल से साफ करना चाहते थे। काजल ने रिया की ओर देखते हुए कहा, जो गाड़ी में बैठी इधर उधर देख रही थी ताकि शेवन रास्ते में ही कहीं दिख जाए। और इसीलिए वो भेड़ियों से जुड़े हर मामलों में इतनी पूछताछ करते थे। शायद उनकी मौजूदगी पर उनको पूरी तरह से यकीन नहीं हो या फिर वो कोई पक्का सबूत चाहते हों। रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, ताकि उन्हें मारने के लिए आला कमान से ऑर्डर ले सके। विवेक ने गाड़ी चलाते हुए रिया की आंखों में देखते हुए कहा, और वो उन्हें दिया। करण ने, जो कि उस दिन रिया के साथ जंगल पहुंचा। काजल ने तेजी से आगे जोड़ा, और इसीलिए सीबीआई ने उसे क्लीन सिटी प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए दिया। यह सब मेरी आंखों के सामने चलता रहा और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। रिया ने दूर देखते हुए कहा, वो कितना मासूम या शरीफ सा दिखता था, और मैंने उसे अपना दोस्त समझा। तुमने वही उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? काजल गुस्से से हवा में घूंसा घुमाते हुए कहा, उसने मेरे हिस्से का धोखा दे दिया। और अब रिया पलटी और काजल की आंखों में देखा। मेरी बारी है उसके हिस्से का धोखा देने की। काजल ने उसकी आंखों में इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए तो वो उसे देखती रह गई थी। उनकी गाड़ी खूबसूरत समुद्र के किनारे पर रुकी, जहाँ हरे भरे टीले पर सेवन का प्यारा सा घर था। तीनों सीधे अंदर गए इस उम्मीद में कि शायद सेवन वहाँ मौजूद होगा, लेकिन सिवाय बिखरे हुए सामान और हल्की टूट फूट के वहाँ कुछ नहीं था। रिया वहाँ की हालत देखकर ज़्यादा घबरा गई। यह काम सीबीआई या आरा के आदमियों का है, मतलब वो उसे ढूंढने की कोशिश में यहाँ आए होंगे। रिया ने सोचते हुए कहा, जगह के हालात देखकर लगता है कि हाल फिलहाल में ही तोड़फोड़ की गई है, यानी संभव है कि शेवन उन्हें अभी नहीं मिला हो और वो बिल्कुल ठीक हो। तभी बाहर से आऊ की तेज़ आवाज़ आई और सभी दौड़ते हुए बाहर आए। बाहर का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। सैकड़ों की तादाद में भेड़ियों ने उनकी कार को घेर रखा था। जैसे ही तीनों गुफा नुमा के घर से बाहर निकले, सैकड़ों आंखों ने उन्हें गुस्से से देखा और उनमें से कुछ इंसानी रूप में तब्दील हो गए, जैसे हमले से पहले वो बात करना चाहते हो। विवेक ने तेज़ी से रिवाल्वर पर हाथ कस लिया ताकि समय पर एकदम से निकाल सके। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने आगे आते हुए गुस्से से कहा। हम इंसान हैं, कहते हुए विवेक के शब्दों में डर साफ झलका। वो जानता था कि इतनी बड़ी संख्या में भेड़ियों का मुकाबला तो शेवन के साथ भी नहीं कर सकता। और हम शेवन, मेरा मतलब अक्षय के दोस्त हैं। विवेक ने आवाज़ थोड़ी ऊंची की तो भेड़ियों में थोड़ी कानाफूसी की आवाज़ें सुनाई दी। साबित करो, उनमें से एक भेड़िया चिल्लाया। आप खुद शेवन से पूछ लेना कहाँ है वो, और आप लोग कौन हैं? रिया आगे आते हुए ऊंची आवाज़ में बोली, अक्षय अब हमारे बीच नहीं रहा। पीछे से एक भेड़िया हल्की आवाज़ में बोला, वो मर चुका है, जालिमों ने उसे
भी मार दिया। उसकी आवाज़ में दर्द था। काजल और विवेक ने एक दूसरे को देखा, जबकि रिया बिना किसी रिएक्शन के खड़ी सिर्फ उन्हें घूरती रही, जैसे वो झूठ बोल रहा हो या शायद वो उनके दुश्मन हो। काजल एक कदम आगे आई और रिया के कंधे पर हाथ रख दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता, रिया ने ऊंची आवाज़ में कहा, मानो वो उनसे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाना चाहती हो। कहाँ है वो? आखिरी बार मैंने उसे देखा था, सबसे दाईं तरफ खड़ा हुए भेड़िए ने कहा। वो इंसानों के बीच घिरा हुआ था और वो उसे ले गए। वो रोने लगा, उसे मार डाला। उसके पीछे से कई भेड़ियों की तेज आव की आवाज़ आई। साफ दिख रहा था वो गुस्से में थे। रिया जानती थी कि अच्छे भेड़िए उसे अपना नया सरदार चुनना चाहते थे और या शायद वही थे। नो नेवर। रिया के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली और उसकी आंखें आंसू से भर आई, लेकिन अब भी वो अंदर से मजबूत दिख रही थी। वो बिल्कुल यह मानने को तैयार नहीं थी कि शेवन अब उनके बीच नहीं रहा। और तुम भी इंसान हो। एक भेड़िया आगे आते हुए गरजा, या तो साबित करो कि अक्षय के दोस्त हो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। वो भेड़िए एकदम से हरकत में आए। उनकी गरज इतनी भयंकर थी कि रिया डर से 2 कदम पीछे हो गई। विवेक ने रिवॉल्वर निकालकर सामने की ओर तान दी। बस अब बहुत हुआ। उस हरे भरे टीले जिसमें सेवन का घर था, उसके ऊपर से एक ठंडी और जानी पहचानी आवाज़ आई। भेड़ियों ने नजरें ऊपर की, जबकि रिया, काजल और विवेक ने तुरंत पलटकर देखा। उनके पलटने से पहले वो एक लंबी छलांग के साथ सीधे नीचे भेड़ियों के सामने एक विशाल सफ़ेद भेड़िए के रूप में खड़ा हुआ था। शेवन। रिया खुशी से चिल्लाते हुए लगभग रोने लगी, जबकि सभी भेड़िए कू कू के साथ उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर सभी ने इंसानी रूप धारण किया और खुश होते हुए शेवन को देखने लगे, तो एक बार फिर से वो इंसानी रूप में तब्दील हो गया। काजल खुश होते हुए विवेक के सीने से लग गई और रिया बस देखती रही, जैसे उसके देखने का इंतज़ार कर रही हो। उनमें से एक भेड़िया करीब आते हुए बोला, तुम कैसे हो अक्षय? हमने तो कुछ और ही सुना था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब तक आपका और प्यार और दुआएं मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते उसने अपनी कमर पकड़ी जैसे जख्मी हो। महासभा लगभग शुरू होने वाली है। आप सभी वहाँ पहुँचे, मैं जल्दी तुमसे वहाँ मिलता हूँ। सेवन ने जैसे उन्हें आदेश दिया तो सभी भेड़िए एक एक करके वहाँ से गायब हो गए। कुछ ने तो साथ रुकने की जिद की, लेकिन सेवन ने सबको जाने के लिए बोल दिया। जब सभी भेड़िए चले गए तो रिया, काजल और विवेक धीरे धीरे टीले से उतरकर समुद्र किनारे पर खड़े शेवन की तरफ आए। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर पड़े और उसका मुंह समुद्र की तरफ था, जैसे मानो दूर किसी कोने को देखने में व्यस्त हो या फिर वो मुड़कर उन्हें देखना नहीं चाहता था। काजल और विवेक 10 कदम पीछे रुक गए, जबकि रिया कुछ दूर और आई। शेवन। उसने हल्की सी आवाज़ दी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिया जानती थी कि वो नाराज़ होगा या बहुत गुस्से में शायद। उसने आगे कहा, प्लीज़ मेरी और देखो। शेवन ने पलट कर देखा। उसके चेहरे का जख्म ताज़ा लग रहा था, जैसे फिर से लगा हो, और बायां कान आधा गायब था, जिस पर लगा खून सूख चुका था। उसकी आंखें गड्ढे में थी और होंठ सूखे थे। उसे लगभग लगता था जैसे बरसों से सफ़र में हो। रिया कुछ पल उसे हैरानी से घूरती रही, जैसे मन में कोई जंग चल रही, और फिर तेज़ी से दौड़ते उससे लिपट गई। उसका सिर सेवन के सीने पर था, बाहें उसके जिस्म में कसी हुई थी। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे जन्मों के मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो या बरसों के प्यासे को पानी। वो हल्की आवाज़ में सुबकती रही और उससे ऐसे चिपटी रही जैसे कोई बच्चा अपने माँ से। काजल ने विवेक को देखा तो उसने हल्का मुस्कुराते हुए पलकें झपकाई। सेवन ने अपनी बाहें नहीं खोली, बस सामने देखता हुआ सीधा खड़ा रहा। कुछ देर बाद रिया हटी और आंसू पोंछते हुए बोली, आई एम सॉरी शेवन। उसने आंखें मिलाने की कोशिश की, लेकिन सेवन सामने देखता रहा जैसे रिया मौजूद नहीं हो। यह शब करण का किया धरा था। उसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे भेड़िए से खुद पर हमला कराया, ताकि मेरी नज़रों में तुम दोषी बन सको। लेकिन सेवन मुड़ने लगा तो उसने आवाज़ ऊंची की, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो सेवन। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो प्लीज़। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। काजल ने आगे आकर रिया को गले लगाया, जबकि विवेक आगे निकलकर सेवन के पास पहुँच गया। उसे यकीन था कि तुम बेकसूर हो सेवन, विवेक ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। तो सेवन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। हाँ, यह सच है, बस वो अपने दोस्तों की खातिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यकीन। सेवन पहली बार बोला और
नकली हंसी हंसा और यकीन इतना मजबूत कि मेरे मना करने पर भी यकीन नहीं हुआ। उसने पलटकर रिया की आंखों में झांका, यकीन इतना मजबूत कि मेरी आंखों में देखकर भी यकीन नहीं हुआ। इसमें रिया की कोई गलती नहीं है सेवन, काजल उठते हुए आगे। हमें लगा था कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से तुम यह सब कर रहे हो, मतलब अनजाने में तुम यह कर रहे हो और इसलिए रिया ने यह सब किया। लेकिन करण ने ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हारा दोस्त था, सेवन ने सोचते हुए भवें सुकेड़ी। क्योंकि वो रिया को चाहता है और उसे लगा कि तुम्हारे और रिया के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए उसने तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहा। काजल ने कहा, उसने तुम्हें गोली भी जानबूझकर मारी थी शेवन, लेकिन जब उसने देखा कि रिया तुम्हारे लिए पागल हो गई है। शेवन ने एकदम से पलटकर काजल की आंखों में देखा। हाँ शेवन, यह सच है, रिया तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हो गई थी। जिस दिन तुम बेहोश थे, जितने दिन, उतने ही दिन रिया को भी कोई होश नहीं था और इसीलिए करण ने तुम्हें सीधे मारने के बजाय यह चाल चली। सेवन धीरे से रिया की तरफ मुड़ा जो घुटने के बल बैठी थी। वो हल्के कदमों से उसकी तरफ गया और हाथ आगे बढ़ा दिया। रिया ने नजरें उठाई, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो उसकी आंखों में देखती हुई खड़ी हो गई। कुछ देर वो एक दूसरे को देखते रहे। कोई बात नहीं रिया, उसने हल्के मुस्कुराने की कोशिश की। सेवन आई एम सॉरी, रिया ने आंखों में झांकते हुए कहा। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। ठीक है रिया, सब ठीक है, पहले रोना बंद करो, सेवन ने कहा और अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे। गलतफहमी तो सब को हो सकती है, मुझे भी, पर देखो सब ठीक है, हम फिर साथ हैं, हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, उसने खुशी से कहा। सेवन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रिया ने खुद को मजबूत करते हुए दिल की बात करनी चाहिए तो सेवन ने हैरानी से उसकी आंखों में देखा। तभी आओ की तेज आवाज़ आई और सभी टीले की ओर देखने लगे। वहाँ एक भेड़िया था जो इंसानी रूप में तब्दील होकर जोर से चिल्लाया, अक्षय, सभा शुरू होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। सेवन ने रिया की तरफ देखा और कहा, फिर मिलता हूँ, अभी जाना ज़रूरी है। फिर उसने काजल और विवेक की और देखा तो उन्होंने ओके में सिर हिला दिया। रिया साथ जाने की जिद करने लगी और बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं मानी तो तीनों उसके साथ ही सभा में शामिल होने के लिए निकल पड़े। जब वो सभी उस विशाल हॉल में दाखिल हुए जहाँ सेवन रिया को घुमाने पहले जा ला चुका था तो काजल और विवेक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसमें चारों तरफ ऊपर से नीचे तक गोलाई में फैली हुई सीढ़ियों पर हजारों की संख्या में भेड़िए इंसानी रूप में बैठे हुए थे। सेवन ने दाखिल होते ही हजारों नजरें उसकी तरफ घूम गई और पूरे हॉल में फुसफुसाहट गूंज उठी। रिया सेवन के बिल्कुल साथ थी जबकि बाकी दोनों थोड़ी पीछे उस जगह को घूरते हुए चल रहे थे। रिया ने देखा सामने की तरफ रॉकी बैठा हुआ था, उसके बिल्कुल दाईं ओर तकुरा, जबकि बाईं ओर कोई भीमकाय मोटा सा आदमी था जिसकी हैवान सी बड़ी बड़ी आंखें रिया को घूर रही थी। रॉकी की कमर हल्की से झुकी हुई थी और वो उस आदमी के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। ओ आ रहा है, सेवन ने सीढ़ियों पर बैठते हुए रिया के कान में कहा तो रिया ने एक बार फिर उस पर नज़र डाली। उसकी फैली हुई नाक और मोटे होंठ थे, आंखें इतनी डरावनी थी कि डर लगता था और आकार इतना विशाल मानो कोई छोटा दैत्य हो। जब सब लोग बैठ गए तो रिया की नज़र सामने मंच की ओर गई जहाँ 5 बूढ़े बैठे हुए थे जो आपसी बातों में मशगूल लग रहे थे। कुछ देर बाद एक बूढ़ा उठकर खड़ा हुआ और 4 कदम आते हुए सबको संबोधित करने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी आवाज़ कांपती सी थी और कमर आधी झुकी हुई। उन्हें देखकर लगता था जैसे कोई 100 साल का आदमी हो। वो आवाज़ ऊंची करने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज जंगल को उसका अगला सरदार मिलेगा। सरदारी के लिए 2 नाम आरा और अक्षय पहले ही नामित है, लेकिन अगर कोई और भी खुद को नामित करना चाहे तो अभी अपना नाम दे सकता है। कहते हुए उन्होंने नज़र दौड़ाई और कुछ पल इंतज़ार किया। जब कोई नहीं उठा तो वो आगे बोले, तो फिर ठीक है। अब वो लोग हाथ उठाए जो आरा को सरदार देखना चाहते हैं। उनके कहते हॉल में शोरगुल तेज हो गया और लगभग आधे लोग के हाथ हवा में ऊपर खड़े हो गए। उन बुजुर्ग ने सब पर पैनी नज़र दौड़ाई और आगे बोले, और अब वो लोग हाथ उठाए जो अक्षय को सरदार देखना चाहते। एक बार फिर से लगभग वैसा ही हुआ और एक बार बाकी आधे लोगों ने अपना हाथ हवा में उठा लिए। वो बुजुर्ग ने एक बार फिर से सब पर पैनी नज़र डाली और आगे बोले, तो जैसा कि साफ दिख रहा है कि
लगभग बराबर है और ऐसी परिस्थिति में हमेशा की तरह बुजुर्ग सभापति आपसी सहमति से सरदार चुनेंगे। अगर नामित सदस्य कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। सेवन कुछ नहीं बोला और बैठा रहा, जबकि आरा खड़ा हुआ और एक कदम आते हुए भर रही आवाज़ में बोला, सभापति महोदय, अक्षय ने इस सभा में इंसानों को बुलाया है जिससे भेड़ियों की गोपनीयता को भारी नुकसान हो सकता है। सब जानते हैं कि इंसानों के सामने हम कभी खुलकर सामने नहीं आए हैं और यह हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। आरा, आपकी बात कायदे गौर है और इस पर चर्चा भी की जाएगी, मगर अभी सरदारी का फैसला किया जा रहा है जो कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सिर्फ उसके बारे में सोचें। उन बुजुर्ग ने रिया की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, और हमारे मेहमानों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका स्वागत है। जवाब में रिया भी हल्का मुस्कुरा दी। आरा गुस्से में लाल दिख रहा था। सभी 5 सभापति आपस में बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद वो उठकर आए और मुस्कुराते हुए बोले, आखिरकार हमने उसे चुन लिया जो जंगल को अगले कुछ सालों तक सही रास्ता दिखाएगा। हालांकि वो युवा है, लेकिन उसके बहादुरी और अक्लमंदी के कई किस्से मशहूर हैं। तो सरदार जोरदार तालियों के साथ अपने अगले सरदार का स्वागत करें, जो कि है अक्षय। पूरे हॉल में शोर से मानो बम विस्फोट हो गया और रिया ने उछलकर सेवन को गले लगा लिया। चारों तरफ से बधाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे और उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। कुछ ने अचानक उसे कंधे पर उठाया और हूँ हूँ करते हुए नाचने लगे। रिया, काजल और विवेक उनसे कुछ दूर खड़े हो गए ताकि वो खुशियाँ मना सके। सेवन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। आज उसकी जीत का दिन था, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। रिया ने देखा कि आरा अपने साथियों के साथ गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसने उसे इग्नोर किया और खुश चेहरे को देखने लगी, जिसे वो हमेशा खुश देखना चाहती थी। दूसरी ओर करण तेजी से पलटा और एक जोरदार घूंसा टेबल पर मारा। टेबल पर रखा शीशा कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। गुस्सा उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। नहीं, वो कैसे बच निकला और अब वो जंगल का सरदार बन बैठा है। बदजात भेड़िया, उसने गुस्से में कांपते हुए कहा और पलटकर तकुरा को देखा। वो बहुत शातिर है सर, आका हमेशा से ही उससे चिढ़ते हैं, तकुरा ने कहा, झुकी कमर से लंगड़ाते हुए आगे आया। आका ने पैगाम भेजा है कि आप कल उस पर हमला करें, क्योंकि आका भी कल ही उस पर हमला करेंगे। हमारी ताकत एक हो जाएगी। करण ने गुस्से से सामने देखा, जहां लगे शीशे में उसका चेहरा दिख रहा था। उसने खुद की आंखों में झांकते हुए कहा, जैसे मानो खुद को आदेश दे रहा हो, तहस नहस कर दो उसको और उसकी पूरी नस्ल को, ताकि यह गंदगी हमेशा के लिए साफ हो जाए। तन्मय, वो जोर से चिल्लाया तो एक आदमी भागता हुआ उसके केबिन में और जी सर के साथ सिर झुकाकर खड़ा हो गया। करण गुस्से में उससे नज़दीक आया, इतना मानो उसकी नाक से नाक मिलाना चाहता हो। कल पहाड़ी के पास वाले मैदान में तोप, हथियार और बम गोलों के साथ जंगल पे हमला कर दो, लगा दो आग, दो पूरे जंगल को, कोई भी नहीं बचना चाहिए। गुस्से में उसके होंठ कांप रहे थे। ठीक है सर, कहते हुए तन्मय वहाँ से चला गया। लेकिन करण सर, वहाँ जंगल में और भी भेड़िए मौजूद होंगे, मेरा मतलब हम, तकुरा कुछ चकराते हुए पूछा। सटाक, एक जोरदार तमाचे से तकुरा का गाल लाल हो गया। उसने हैरानी से करण को देखा। मेरे लिए भेड़िए सिर्फ भेड़िए हैं, और यह बात अपने निकम्मे आरा को भी समझा देना, और हाँ, कल अपनी मौत का इंतज़ार करना। अब जा यहाँ से, करण ने गुस्से से थूकते हुए कहा तो तकुरा लंगड़ाते हुए वहाँ से चला गया। शाम के 7 बजे थे और सेवन के घर के सामने समुद्र के किनारे सैकड़ों की तादाद में भेड़ियों जमा थे और जश्न चल रहा था। कुछ समूह नाच गाना कर रहे थे तो कुछ बैठे बातें कर रहे थे। सेवन, रिया, काजल और विवेक हरे टीले पर बैठे हुए थे। सभी ने सेवन को बधाई दी और बातों में लग गए। रिया ने कई बार उससे बात करनी चाहिए, मगर वो अलग में उसे नहीं मिल पाया। वो जहाँ भी गुजरता भेड़िया आसपास नाचने लगते। वो बस उसे खुश देखकर खुश थी। सरदार, अचानक पीछे से आवाज़ आई तो सबने पलटकर देखा। तकुरा कमर झुकाए खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। सभी हैरानी से उसे देखते हुए खड़े हो गए। क्या बात है तकुरा? सेवन ने कहा और समझने की कोशिश की। सरदार, वो सीबीआई ऑफिसर करण कल वो पूरे जंगल पर हमला करने के लिए आ रहा है
वो और उसकी टीम पहाड़ी के पीछे वाले मैदान में वो सुबह हथियारों के साथ जमा होंगे। तकुरा रोते हुए बोला, उसने मुझे मारा और हमें बज्जात का। उसके पास बम है, वो पूरे जंगल को जला देना चाहता है। रिया ने उसके शक की निगाह से देखा और सेवन भौवें सिकोड़ते हुए कहा, और तुम वहाँ क्या करने गए थे तकुरा? मेरी मत मारी गई थी सरदार, उसने कई चाट अपने चेहरे पर दे मारे। मुझे माफ़ कर दो, बश करो, शेवन ने ज़ोर से कहा तो तकुरा रुक गया। कल उसे आने दो, उससे पिछले हिसाब किताब भी अभी बाकी है। सनश, वो चीखा तो एक भेड़िया तेज़ी से उसकी तरफ आया और जी सरदार कहते हुए कमर झुका दी। वो मुड़ा और दूर समुद्र के पास देखते हुए बोला, सीबीआई हेडक्वार्टर में ऑफिसर करण के पास एक संदेश भिजवा दो। वो एक पल के लिए रुका, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कहना कि कल अपने हथियारों के साथ तैयार रहे, हम अपने सीने लेकर वहां पहुंच जाएंगे। भयानक घना जंगल जिससे सटा था अनंत समुद्र और उसके साथ था विशाल काय पहाड़ और उस पहाड़ के दूसरी ओर था दूर तक फैला हुआ रेत का मैदान, जहां आज दो लोग ऐसे आमने सामने थे, जिसमें से एक अपनों की दोस्ती और प्यार के लिए वहां था तो दूसरा धोखे से प्यार को पाने की लालसा में। सेवन अपनी पूरी फौज के साथ मैदान की तरफ रवानगी कर चुका था और उसके साथ थे रिया, काजल और विवेक। सेवन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने साफ कह दिया कि सह हो या मात, लेकिन वो उनका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। हजारों की संख्या में भेड़िए धूल हुए मैदान में जा रहे थे। विवेक सेवन की बाइक पर सवार था, जबकि उसकी कार काजल ने ले रखी थी, जिसमें उसके साथ रिया सवार थी। सभी लोग ठहर जाओ, सेवन ने सामने आते हुए जोर से कहा। सभी भेड़िए एक जगह इकट्ठे हो गए और आसमान में उड़ती हुई धूल धीरे धीरे कम होने लगी। अब यहाँ से आगे हम उनके आने के बाद जाएंगे ताकि उनकी रणनीति जान सकें। वो हथियारों से लैस हैं और उस लिहाज से हमारी संख्या थोड़ी कम। उनके पास भले ही हथियार कितने हो, लेकिन हमारी संख्या उनसे कभी कम नहीं हो सकती। अक्षय, पीछे से परछाई आवाज़ भर रही आवाज़ आई तो शेवन ने पलट कर देखा तो पाया कि आरा गुस्से में थूकता उड़ाता हुआ चला आ रहा है और उसकी थोड़ी सी पीछे थी उसकी 20 साल खौफनाक सेना। सेवन के चेहरे पर चमक फैल गई। रिया और काजल ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। यह जंगल अब सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे जंगल की है, इसलिए आरा और उसकी पूरी फौज अपने सरदार के साथ है, उसने कहा और मुस्कुराते हुए कंधे से कंधा मिलाए, मानो जैसे गले मिले हों। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई आरा, सेवन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिनों के लिए मैं अंधेरे में इतनी दूर तक चला गया था कि अच्छे और बुरे की पहचान जैसे भूल गया था। मैंने तुम पर कितने हमले किए अक्षय, लेकिन तुमने एक बार भी पलटकर हमला नहीं किया। आरा की आंखों में अफसोस साफ झलक रहा था। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और अपने किए पर पछतावा करने का एक मौका। तुम्हारा हमेशा स्वागत है आरा, सेवन ने कहते हुए सम्मान में सिर झुकाया तो आरा ने भी हल्की कमर झुकाई और दूर मैदान के कोने पर देखते हुए बोला, आओ देखें कि उन बुज़दिल के हथियारों में ज़्यादा ताकत है या हमारे हौसलों में। दूसरी ओर करण और उसकी सैकड़ों लोगों की टीम हजारों हथियारों से लैस मैदान में आकर खड़ी हो गई थी। कई सौ फुट दूर तक तमाम तोपों के टैंक एक कतार लगाए खड़े थे, जबकि उनके आगे पीछे सैनिकों की टीम बंदूकें और बम लेकर खड़े हुए करण के एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। उनकी संख्या भेड़ियों के मुकाबले ना के बराबर थी, लेकिन भेड़ियों की ताकत उनकी ताकत के सामने ना के बराबर थी। शर क्या करे, क्या हमला कर दे, करण के सेक्रेटरी तन्मय ने चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई ताकि ऊपर टैंक पर दूरबीन लेकर खड़े करण तक उसकी आवाज़ पहुंच सके। अभी नहीं, जब उन बज्जातों ने चुनौती दी है तो आएंगे ज़रूर, और जब वो हमारे करीब आएंगे तब हम उन पर हमला करेंगे ताकि कम से कम हानि पर ज़्यादा से ज़्यादा बज्जातों की मौत की सुला सके। करण ने नाक से दूरबीन हटाते हुए ज़ोर से कहा। सर, सामने से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही। तन्मय कुछ देर बाद फिर से आते हुए चिल्लाए तो करण ने तुरंत दूरबीन लगाकर देखा। हजारों मीटर दूर से भेड़ियों की टोली तेजी से दौड़ती हुई चली आ रही थी। उन्होंने अपने पीछे धूल का समुद्र उठा रखा था। करण की आंखों में चमक आ गई। वो संख्या इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो
कामयाब रहा तो लगभग भेड़ियों की पूरी नस्ल ही तबाह हो जाएगी और इससे अच्छा मौका उसे दूसरा नहीं मिलेगा। वो आ रहे हैं, करण जोर से चिल्लाया। मेरे आदेश देते ही तबाही की आग उनके सिरों पर बरसा देना। ठीक है सर, तन्मय ने कहा और वायरलेस माइक पर जोर से चिल्लाया। सभी लोग आदेश का इंतजार करें, तन्मय ने कहते दूरबीन उठाई और करण के पास ऊपर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि भेड़ियों की फौज लगभग 800 मीटर दूर रह गई थी और अब वो नंगी आंखों से साफ दिखाई देने लगे थे। सर, हमला कब करना है? तन्मय ने करण से पूछा। मेरे 5 कहते ही करण ने कहा और एक हाथ हवा में उठाकर गिनती शुरू की, जबकि एक हाथ में दूरबीन पकड़े हुए था। अब वो इतने नज़दीक थे कि दूरबीन से उनके चेहरे साफ दिखे जा सकते थे। सबसे आगे वो विशाल भेड़िए थे, जिनमें से एक शेवन और एक आरा था। आरा को देख करण खुशी से बुदबुदाया। मुझे यही उम्मीद थी। एक लगभग 500 मीटर दूर करण जोर से चिल्लाए। 2 लगभग 400 मीटर दूर उसने हाथ की 2 उंगलियां हवा में उठाते हुए कहा। 3। उसके 3 के बाकी शब्द गले में जैसे अटक गए हों। उसने बाइक पर बैठी कोई जानी पहचानी परछाई देखी और हड़बड़ाते दूरबीन में फिर से देखा तो उसकी आंखें हैरानी और परेशानी से चौड़ी हो गई। रिया भेड़ियों की फौज तेजी से चीरते हुए आगे आ रही थी। बाइक पर हैंडल उसके हाथ में था और पीछे बैठे हुए विवेक की टांगें हवा में ऊपर उठी हुई थी और मुंह डर से खुला हुआ था। रिया, धीरे चलो प्लीज, वरना हम भेड़ियों से पहले पहुंच जाएंगे, विवेक ने अपना चश्मा हाथ से पकड़ते हुए कहा। विवेक प्लीज़ बैठे रहो, तुम बस इतना बता देना कि इसे रोकना कैसे, रिया ने चिल्लाते हुए कहा तो विवेक की डर से कपकपी छूट गई। क्या तुमसे चलानी नहीं आती? वो जोर से चिल्लाया। पागल लड़की, ऐसे मौके पर गाड़ी कौन सीखता है? विवेक प्लीज़ चुप रहो, उसने चिल्लाते हुए कहा। दूसरी ओर तन्मय ने करण को रुकने के कारण हैरानी से देखा और हैरानी होते हुए चिल्लाया। सर, वो काफ़ी नज़दीक आ गए, ऑर्डर दीजिए। दूरी लगभग 200 मीटर। करण का मुंह हैरानी से खुला हुआ था और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो लकवा उसे मार गया हो। उसके माथे पर चिंता की लकीरें देखते हुए तन्मय फिर चिल्लाया। सर प्लीज़ ऑर्डर दो। सर, तन्मय की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनमें खौफ साफ दिखाई दे रहा था। करण ने एक पल उसकी आंखों में झांका और बिना बोले बस देखता रहा। दूरी लगभग 100 मीटर। सर प्लीज़ कुछ कहो, ऑर्डर दो सर। करण सर, तन्मय भयंकर आवाज़ में चिल्लाता रहा और भेड़ियों की पूरी फौज एक बड़े धूल के समुद्र के साथ उनमें समा गई। चारों तरफ मार काट थी। कुछ बम धमाकों की आवाज़ें गूंजी, मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी। हजारों की संख्या में भेड़िए ने उनकी बोटियां चबा डाली। करण गुस्से में टैंक से उतरकर रिवॉल्वर निकालते हुए शेवन के सामने आ गया। उसने जैसे उस पर गोली चलाई, आरा एक लंबी छलांग के साथ उसके सामने आ गया और गोली उसका सीना चीरते हुए पार हो गई। अगले ही पल उसने गुस्से में गुर्राया और तेजी से करण पर छलांग लगाकर उसके सीने पर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। शिवयाई के सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि मुट्ठी भर भागने में कामयाब रहे। बहुत से भेड़ियों भी मारे गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। करण मारा जा चुका था और उसके पास में ही आरा शेवन की गोद में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसने मुस्कुराते हुए विदा ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। रिया, काजल और विवेक की आंखों में हल्के आंसू थे। कुछ देर बाद शेवन टैंक पर चढ़ा और तेज आवाज़ में सबको संबोधित करते हुए बोला, सभी लाशों को सीबीआई हेडक्वार्टर्स के पास पहुंचा दो ताकि वो फिर से ऐसा सोचने की हिम्मत ना करें। हथियारों को जला दो और बारूद को समुद्र की गहराइयों में फेंक दो। बस अब इसे ख़त्म करते हैं ताकि शुरुआत कर सके एक खूबसूरत भविष्य की। सभी भेड़ियों ने एक साथ तेज आवाज़ में आओ की आवाज़ के साथ अपनी जीत पर मोहर लगा दी। शाम के 5 बजे थे और सभी वापस जंगल लौट आए थे। चारों ओर जीत के चर्चे थे तो कुछ भेड़ियों की मौत पर अफसोस भी, लेकिन एक बात सब जानते थे कि अब सब कुछ ठीक था। अब कोई परेशानी उनके आसपास नहीं थी और एक खूबसूरत भविष्य उनके इंतजार में था। सेवन और रिया उसके घर के सामने समुद्र किनारे पर थे, जबकि काजल और विवेक थोड़ी दूर अपनी कार के पास खड़े हुए थे। सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुम्हारा शुक्रिया रिया। शेवन ने रिया की आंखों में एक पल देखा और फिर दूर समुद्र के आखिरी कोने को देखने लगा। सेवन, रिया कहते उसके सामने हो गई। हाँ बोले रिया, उसने आंखों से कहा। बहुत वक्त से तुमसे कुछ कहना था, पर हमेशा सही समय का इंतज़ार करती रही, रिया बोली और अब
पलकें नीचे झुका ली। बोलो रिया, क्या बात है? सेवन ने कहा, पर वो मन ही मन जानता था कि वो क्या कहना चाहती है। सेवन। रिया ने पलकें उठाई और नम आँखों से उसकी आँखों में झाँका। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार है मुझे तुमसे। सेवन हल्की मुस्कान होठों पर लिए कुछ पल उसे देखता रहा। हाँ, मैं जानता हूँ रिया, उसने कहा, और मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हुए रुक गया। लेकिन क्या सेवन? उसने आंखों में देखते हुए सवाल किया। लेकिन रिया, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे यह ठीक नहीं लगा। साथ में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। सेवन ने दिल पर बोझ उतरते हुए कहा और मुड़कर फिर से दूर देखने लगा। क्यों फ्यूचर नहीं है सेवन? हम शादी करेंगे और साथ रहेंगे हमेशा ऐसे ही खुशी से, उसने उसे मारते हुए कहा। तुम समझ रही हो रिया, प्लीज़। सेवन ने उसे समझाने की कोशिश की। हमारे साथ का कोई मतलब नहीं, कोई भी इस रिश्ते को नहीं अपनाएगा, ना दुनिया और ना ही तुम्हारी फैमिली। हमारी हदें सिर्फ दोस्ती पर जाकर ख़त्म हो जाती है। मेरी दुनिया तुमसे और मैं अपनी फैमिली को मना लूँगी। बाकी कहते उसने काजल और विवेक की ओर देखा और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और बाकी की दुनिया मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ है, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रिया, प्लीज़ जिद ना करो। वो उसे झटकते हुए 2 कदम दूर हो गया और धीरे से बोला, जैसे उसकी आवाज़ दूर गहराई से कहीं दिल से आ रही हो। रिया, मैं आधा अधूरा इंसान हूँ। वो आंखों में आंसू लिए उसे देखते रहे, फिर हाँ कांपते होठों से बोले, तू अधूरा हो या पूरा, परवाह किसे? तुझसे पूरी है ज़िंदगी, तुझसे मुकम्मल है इश्क मेरा। सेवन की आंखों में आंसू थे। वो कुछ पलों तक उसे देखता, जैसे मानो उसे निहार रहा हो, फिर धीरे से अपनी बाहें खोल दी और रिया खुशी से उससे लिपट गई। वो कुछ देर तक रोते हुए उससे चिपकी रही, फिर धीरे से अलग होते उसकी आंखों में देखा। दोनों एक पल एक दूसरे को देखते रहे, फिर रिया ने अपनी लाल सुर्ख होंठ से उसके होंठों पर रख दिए। वैसे भेड़ियों की शादी में पंडित की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? विवेक ने करीब आते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तो सभी खिलखिलाकर हंस दिए। 3 साल बाद वो शाम जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक थी। घने जंगल से सटा एक विशाल समुद्र और दूर तक फैला हुआ उसका खूबसूरत किनारा। सूरज ढलने को था। वो आधा ऊपर आसमान में तो आधा समुद्र में दिखाई दे रहा था और उसकी हल्की लाल रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। और उसके किनारे पर खड़ा था एक लड़का। उसके बड़े लंबे बाल हल्की हवा के झोंके से हिल रहे थे। समुद्र की ठंडी लहरें आती उसके पैरों से टकरा कर वापस लौट जाती थी। सेवन, रिया ने आवाज़ लगाई। वो एक लंबी खूबसूरत सफ़ेद ड्रेस में और प्यारी और खुश दिख रही थी। सेवन ने पलट कर देखा तो रिया को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। रिया, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, वो खुशी से बोला। रिया झूमते उसके पास पहुँची और उसे गले से लिपट गई। हाँ बोलो क्या? रिया ने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। या देखो, सेवन ने खुश होते हुए कहा और सिप्पियों से बना एक हार उसके सामने कर दिया। वाह, कितना खूबसूरत है, रिया ने खुशी से हैरान होते हुए कहा। तभी पीछे से एक प्यारी आवाज़ आई, मम्मा। उसने पलट कर देखा तो एक प्यारा सा बच्चा उसकी तरफ बाहें फैलाए दौड़ आ रहा था। देखो, उसने मम्मा कहा। रिया ने खुश होते हुए सेवन से कहा तो उसने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रिया ने खुशी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सेवन के गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती है। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।